हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या होता है पृष्ठ तनाव, तो वो बाद में समझेंगे। मेनली हम कुछ एग्जाम्पल पकड़ते हैं जिनमें हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले फील करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है ये पृष्ठ तनाव, फिर आगे बढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। तो मेनली आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक दो एग्जाम्पल नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल होंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, छोटे छोटे कीटाणु, मतलब जैसे कि मैं मच्छर ले लेता हूँ, मॉस्किटो ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो मॉस्किटो होता है वो पानी की लेयर पे आराम से बैठा होता है। पानी की लेयर पे अगर हम बात करें तो मॉस्किटो क्या होता है, आराम से बैठा होता है, ठीक है, और चल भी पाता है। मॉस्किटो पानी की जो सतह है उसके ऊपर आराम से बैठा भी होता है और चल भी पाता है ना। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर चलना है या उसके ऊपर रुके रहना है तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्या मच्छर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इस कारण वो ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए डेंसिटी वाला टर्म हम लोग आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में लेते हैं, और आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो, जैसे ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ों को तैराने के लिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को अगर हम पानी के अंदर मूव कराना चाहते हैं या पानी के अंदर अस्थायी रूप से डूबने से बचाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का खेल चल रहा होता है, डेंसिटी का खेल चल रहा होता है। लेकिन छोटे छोटे जगहों पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं चलता है, ठीक है ना। छोटे छोटे जगहों पे कारण बनता है सरफेस टेंशन। तो अभी सरफेस टेंशन क्या ये हमको नहीं पता, बस मैं ये जस्ट आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ये लोग अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे। अच्छा, ऐसे इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो आप लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं या बड़े बच्चे भी देखते होंगे कि सॉफ्ट फिल्म, मतलब बबल के बारे में आपने सुना होगा। बबल मेनली क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फ वगैरह लेते हैं, दैट मीन्स वॉशिंग पाउडर वगैरह लेते हैं, उसको घोलते हैं, घोलने के बाद क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, उसको ऐसे फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो बबल्स हमेशा गोल क्यों निकलते हैं, दैट मीन्स हमेशा कैसे होते हैं, स्फेयर के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, स्फेयर, यानी गोलाकार होते हैं। तो आखिर वो गोलाकार क्यों होते हैं, ठीक है। बारिश की भी बूंदें मेनली आप देख पा रहे होंगे कि वो कैसी होती हैं, गोल ही होती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि कोई भी पानी की जो ड्रॉप है, मेनली ड्रॉप की बात करें, पानी की बात करें तो, या बबल की बात करें तो क्यों आखिर गोल आकार में ही निकलती है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। पहला एग्जाम्पल कि ये मॉस्किटो कैसे पानी के ऊपर चल पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल कि आखिर ये बबल क्यों हमेशा गोलाकार यानी स्फेरिक होता है, स्फेयर शेप में होता है। क्यों ये आयताकार नहीं हो जाता, क्यों ये क्या बोलते हैं, वर्गाकार क्यों नहीं हो जाता, घनाकार क्यों नहीं हो जाता है, घनाभाकार क्यों नहीं हो जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही वो क्यूबाइड शेप होता है, ना ही वो क्यूब शेप का होता है। वो केवल और केवल किस शेप में आपको नज़र आएगा, तो सर वो स्फेरिक शेप में आएगा या सर्कुलर शेप में नज़र आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये तो दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा समझिएगा। तीसरा आप सभी लोग जानते होंगे कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि सपोज करिए कि आप एक ब्रश ले रहे हैं, पेंटिंग ब्रश जो होता है, तो पेंटिंग ब्रश मेनली जो ब्रश होता है अगर वो सूखा है तो उसके अंदर जो ब्रश के जो हेयर होते हैं, मेनली जो हेयर होते हैं वो फैले होते हैं। जब ड्राई रहता है तो क्या होता है, उस फैले होते हैं। लेकिन जब गीला हो जाता है, मतलब उसके अंदर पानी चला जाता है या पेंट चला जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्रश क्या है, सिकुड़ जाता है, यानी आपस में ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। समझ पा रहे हैं, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तीसरी बात, चौथी बात आप ध्यान से समझिएगा। चौथी बात क्या कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि एक पत्ता आता है हम लोग के वहाँ, मेनली एक अरुई का पत्ता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर पानी की जब भी आप ड्रॉप डालते हो, ठीक है ना, तो पानी की ड्रॉप एकदम क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, एकदम स्फेरिक हो जाती है और उसके ऊपर से गिर जाती है, स्लिप कर जाती है, दैट मीन्स उसके ऊपर चिपकती नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक बात और, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पानी की ड्रॉप यहाँ से गिर जाती है। एक बात और समझ लीजिएगा, आप लोग पहले के ज़माने में देख रहे होंगे कि लालटेन का यूज किया जाता था। लालटेन समझ रहे हैं, लालटेन में क्या होता था कि मेनली ऐसे कैरोसिन रखा जाता था और कैरोसिन के अंदर ऐसे बत्ती होती थी
और यहाँ पे केरोसिन होता था, और यहाँ पे ये बत्ती केरोसिन से डूबे, मतलब नीचे बॉटम पॉइंट पे केरोसिन में डूबा होता था, लेकिन ये केरोसिन क्या होता था, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए पहुँचता था, और यहाँ पे आप क्या कर देते थे, जला देते थे, और जलाने के बाद क्या होता था, ऐसे लैंप टाइप में बन जाता था, जिसको हम लालटेन बोल रहे हैं, ये जल रहा होता है। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन वाली चीज़ है वो ये है कि आखिर ये केरोसिन अपने आप कैसे ऊपर चढ़ जा रहा है। या इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो आप लोग पानी कहाँ देते हो, पेड़ की जड़ में देते हो, ठीक है, लेकिन वो पानी कहाँ पहुँच जाता है, पत्तियों तक। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का हम लोग एग्जाम्पल, ये सभी चीज़ों का जो आंसर है हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सरफेस टेंशन देखा है, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है सरफेस टेंशन, लेकिन ये सरफेस टेंशन बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, और कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा होगा, ठीक। मॉस्किटो कैसे उस पर तैर पा रहा है, यानी छोटे छोटे कीटाणु कैसे पानी के ऊपर तैर ले रहे हैं, बबल हमेशा गोल क्यों होता है, या पानी की ड्रॉप जो होती है वो हमेशा गोल क्यों होती है, यानी सर्कुलर शेप में क्यों होती है, ठीक है, इसके ऊपर पत्ते के ऊपर पानी क्यों आखिर स्लिप कर जाता है, और आखिर पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमको बारी बारी समझना है, तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, जल्दी समझिएगा सरफेस टेंशन क्या है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा रहे हैं कुछ और, क्या और, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंटेनर के अंदर पानी ले रहे हैं, ठीक है, ये पानी है। अब ये पानी पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके बीचों बीच, मतलब यहाँ पे एक ड्रॉप को लिया, या पानी के एक मॉलिक्यूल को देखा, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों ओर से फोर्सेस लग रहे होंगे, हाँ या ना, यानी इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों ओर से क्या लग रहे होंगे, फोर्सेस लग रहे होंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आप अगर कहाँ पे चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, तो एक लिक्विड के अंदर जो फोर्स होते हैं वो चारों ओर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने समझा है। ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या बोलते हैं, अगल बगल के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो एक फोर्स लगा रहे होंगे, और सभी हर डायरेक्शन से कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। या इसी को हम प्रेशर के टर्म में भी बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर बराबर, यानी चारों ओर से क्या है, बराबर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा। इसलिए मैंने इस ड्रॉप को यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसको ऊपर की ओर, तो जस्ट नीचे की ओर भी, मतलब जितना प्रेशर ऊपर की ओर होगा उतना ही प्रेशर नीचे की ओर होगा। ऐसे इस डायरेक्शन में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा। तो ले दे के अगर हम बात करें तो सभी प्रेशर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे ये वाला प्रेशर, मतलब ये इधर खींचना चाह रहा है और ये इधर खींचना चाह रहा है, जितने फोर्स से ये ऊपर खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये नीचे खींच रहा है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इस पे एफ नेट क्या है, एफ नेट जीरो है। इतना तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास पहुँचते हैं, एकदम सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मेरे लिए सरफेस क्या होता है ये ध्यान देंगे। पहले तो सरफेस देख लीजिए, सरफेस क्या होता है। तो कोई भी इंटरफेस हो, कोई भी इंटरफेस जो किसके कांटेक्ट में हो, जो एटमॉस्फेयर या एयर के कांटेक्ट में हो, कोई भी इंटरफेस जो एटमॉस्फेयर या एयर के कांटेक्ट में हो। तो देखिए ये वाटर का ये सरफेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि यही एक लेयर है या यही एक इंटरफेस है जो कहाँ पे है, ये ऊपर क्या है, आप सब एयर है ना, तो इस एयर के कांटेक्ट में है। क्या मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या ये वाला हमारा सरफेस कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, ये सरफेस नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है। इसके ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, दैट मीन्स ये सरफेस नहीं है। सरफेस कौन है, ऊपर वाला, तो ये क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को मैं पकड़ूँ। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, सरफेस को यदि मैं एटॉमिक लेवल पे देखूँ, तो मेनली जो हमारा एक सरफेस होता है जिसको मैं सरफेस बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सरफेस बोल रहा हूँ, इस सरफेस के अंदर लगभग 4 से 5 डायमीटर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, या 4 से लेके 5 मॉलिक्यूल वाले डायमीटर होंगे। नहीं समझ में आया, अरे मतलब कहने का मतलब अगर इस सरफेस की बात करोगे तो सरफेस मतलब ये यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल
कई लेयर में होंगे, समझ पा रहे हो? जब एटॉमिक लेवल पे देखोगे, यानी ये जो सरफेस है आप जो समझ रहे हो कि एकदम पतला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग इतना लेयर होगा, दैट मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स का डायमीटर बन रहा होगा। समझ पा रहे हैं क्या मैंने बोला? कि देखिए इतनी लेयर मिलके एक सरफेस का निर्माण कर रही होगी। हमारे अनुसार तो क्या है, सिर्फ एक सिंगल एक केवल ऐसे होगा, ऊपर केवल मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, है ना? तो आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स यही आपका क्या हो गया, सरफेस हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरफेस केवल एक मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो लगभग 4 से 5 मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं, एक सरफेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आगे बात करूँ तो यहाँ पे भी यही होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं पकड़ूँ, यानी इसको मैं पकड़ूँ, तो यहाँ पे और भी अगल बगल होंगे। लेकिन मेनली अगर हम सबसे ऊपरी वाले पोर्शन की बात करें, जैसे इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें, इस एक मॉलिक्यूल की जो सबसे टॉपेस्ट लेयर पे है, तो आपको पता है कि इसके ऊपर भी चारों ओर बराबर प्रेशर लगने चाहिए। यानी एक तो नीचे की ओर मॉलिक्यूल होगा, वो नीचे की ओर मतलब प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर और इधर की ओर। तो जितने साइड में मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं, सब अपनी ओर क्या कर रहे होंगे, इसको खींच रहे होंगे। अच्छा, ये खींच क्यों रहे हैं, इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सरफेस टेंशन समझना है तो थोड़ा सा और समझ लीजिए और फील करिए। मेनली होता क्या है कि आपको आगे जाके समझाया जाएगा, लेकिन मैं अभी एक बात बता दे रहा हूँ। लिक्विड के अंदर दो तरीके के, मतलब लिक्विड छोड़िए, कोई भी फ्लूइड है, किसी के पास या किसी के अंदर, या मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अभी फोर्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यार ये बताओ, ये मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट बगल में मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है। मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, हाँ खींच रहा होगा सर। अच्छा, क्यों खींच रहा है? क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स। और वो फोर्स कौन सा है? वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से। मेनली यहीं पे बस इतना ही पकड़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा। दैट मीन्स सभी लोग लगा रहे हैं। जैसे यहाँ भी सभी मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं और सभी लगा रहे हैं, दैट मीन्स सभी बराबर डायरेक्शन में, सभी लोग बराबर फोर्सेस लगा रहे हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो जस्ट उतना ही ऊपर वाले डायरेक्शन में वो लगा रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाला मॉलिक्यूल, है ना। इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स था, वो क्या हो गया, 0। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इधर और इधर ये दोनों ने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन को तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इधर इस मॉलिक्यूल ने जितना इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया उतना इस डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल ने अप्लाई किया। दैट मीन्स ये इधर नहीं जा सकता, ना ही ये इधर, ना ही ये इधर जाएगा। अच्छा, फिर इस मॉलिक्यूल को इधर देख लो, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में तो ब्लॉकेज है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन क्या नीचे डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है, क्या उसके अपोजिट में कोई फोर्स नजर आ रही है? जब एक एटम सरफेस पे है तो सरफेस पे ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल होगा नहीं। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी मॉलिक्यूल थे, तो इसलिए क्या हुए, अपोजिट फोर्सेस नजर आ रहे हैं। यानी नीचे वाले जो फोर्स लगा रहे थे, इनके जस्ट ऊपर भी मॉलिक्यूल होने के कारण ऊपर भी उतना ही फोर्स लग जा रहा था, तो नेट फोर्स 0। लेकिन यहाँ पे जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे हम लोग, तो ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में, तभी तो सरफेस कहला रहा है। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब अगर मैं इस बात को समझूं तो इसका मतलब सर, यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, यानी नीचे की ओर है। ये हमको समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड यानी नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर की ओर है, डाउनवर्ड है। यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू नॉट 0 और एफ नेट किधर की ओर है, डाउनवर्ड है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। अब इससे हुआ क्या, देखो यहाँ पे टोटल जो फोर्स है वो क्या है, 0 है,
लेकिन यहाँ पे है इस वाले पोर्शन पे नेट फोर्स 0 नहीं है। अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या समझे सर? देखो यार, अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स ये अस्थाई है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? अब ये क्या है? अपने स्टेबल पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? स्टेबल पोजीशन में है। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या है? स्टेबल है। बट दैट मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी भी फोर्स लग रहा है कि नहीं है? और अगर फोर्स लग रहा है तो ये अस्थाई कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये समझो, अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसके पास जो एनर्जी होगी, यानी यहाँ पे जो एनर्जी होगी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा? यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी जबकि यहाँ पे एनर्जी कम होगी। सर क्या बोल दिया? यानी इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल के पास। अब ऐसा क्यों से? यार खुद समझो, अगर फोर्स आएगा तो उस पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, है ना? इसको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। फोर्स मतलब सीधा मतलब है कि मोशन मतलब वर्क मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी होगी। यानी यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी जबकि इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी और इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी। और अगर एनर्जी है तो इसका मतलब आप अनस्टेबल हो। कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, यार खुद एटम से सीखो। एटम पूरी केमिस्ट्री इसी तरीके से चला रहे हैं। कारण क्या बना? कि उनके पास एनर्जी है, वो अपने आप को लोअर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री ये चल रही है, क्योंकि एटम बेचारे हायर एनर्जी के साथ जीवन नहीं जी सकते, तो वो लोअर एनर्जी में जाना चाहते हैं। इसलिए वो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 50,555 कंपाउंड बना रहे हैं, है ना? तो इसी तरीके से तो केमिस्ट्री चल रही है। पूरी केमिस्ट्री तो एक बेसिक रूल पे है कि एटम हमारे स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास हायर एनर्जी है। सेम कहानी यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल भी तो उसी स्थिति में है, क्योंकि ये भी क्या है? अनस्टेबल है। यार नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर कोई इस फोर्स का मतलब विरोध करने वाला है ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? अनस्टेबल केस में है कि नहीं है? यानी अब ये नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। यानी ये यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। एक बात और है, क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे हायर एनर्जी है, यहाँ पे क्या है? हायर एनर्जी है, जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या है? लो है। और अगर एनर्जी लो है तो इसीलिए मैंने बोल दिया था इसको, ये क्या है? स्टेबल है। जिसके पास एनर्जी इस दुनिया में, जिसके पास एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा अनस्टेबल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और फील कराऊँ आपको, जैसे मेनली समझिए, इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये ना एक्चुअल में चारों ओर से बंधा हुआ है, बाइंडेड है। इधर के सभी मॉलिक्यूल ने इसको खींच के बांध दिया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको निकाल के अलग कर दूँ, ठीक है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं निकाल के क्या कर दूँ? अलग यहाँ पे उठा के रख दूँ। ठीक। तो जब मैं अगर यहाँ पे निकाल के रखना चाहता हूँ तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक। यानी इसको मुझे क्या देनी पड़ेगी? इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दे के तब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि ये चारों ओर से बंधा हुआ है। और छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा। ठीक, बिल्कुल। यानी जब कभी भी एक सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका मतलब इसके पास एनर्जी पहले से नहीं होगी, है ना? मतलब अगर आप देखिए, ये ऑलरेडी पहले ये सिस्टम में है। अब इस सिस्टम के अंदर हम चाहते हैं कोई चेंज लेके आए, तो इस चेंज को लाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट मीन्स इसके पास एनर्जी नहीं है। यानी आप जो एनर्जी दे रहे हो वो क्या हो रहा है? इसका निगेटिव दिखा रहा है ना। दैट मीन्स इसके पास क्या है? तब उतनी ही एनर्जी निगेटिव है। सर नहीं समझे? मतलब यार इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स इसके पास एनर्जी नहीं है, या है तो निगेटिव में है। जब मैं इसको उठा के यहाँ पे करूँगा तो एक्चुअल में इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक्चुअल में निगेटिव में है वो एनर्जी। निगेटिव में कितना? मान लेता हूँ कि यहाँ पे -u है। कितना है? -u है इस कंडीशन में। क्यों? कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास निगेटिव है? सीधा मतलब समझिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उठा के जब यहाँ पे लाना पड़ रहा है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। जब भी सिस्टम को एनर्जी देनी पड़े, इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो किस में है? निगेटिव में है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर इसको उठा के यहाँ से हटाना पड़े
तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा के हटाना चाहूँ या इसको भी आइसोलेट करूँ तो यहाँ पे क्या मुझे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर से बाइंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बगल बगल से है। तो इसका मतलब इसका आधा, सपोज कर सकता हूँ ना मैं कि यहाँ पे जितनी एनर्जी देनी पड़ी इसको अलग करने में, इसका आधा ही एनर्जी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके पास पहले से कितना है, मतलब यहाँ पे तो माइनस यू था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी था, यानी यहाँ पे कितना था, मैं मान सकता हूँ -u/2 था, है ना। दैट मीन्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे u/2 है, जबकि यहाँ पे क्या है, u है। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी और यहाँ पे क्या है, इससे ज़्यादा एनर्जी है। अब आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो इसको उठाओगे तो आप कम ही एनर्जी दोगे, यानी यहाँ पे कम एनर्जी की ज़रूरत है। दैट मीन्स इसके पास पहले से थोड़ी एनर्जी है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी है, यानी यहाँ पे लो एनर्जी है। यही मैं बोल रहा था, ठीक। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको सभी लोगों को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हायर एनर्जी में नहीं रह सकता, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम हो। भाई एटम लेवल पे हम लोग ये देख के आ चुके हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी हायर एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, ये किधर भागेगा, लोअर एनर्जी में। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ भागेगा, नीचे की ओर भागेगा। और मॉलिक्यूल मतलब ध्यान समझिएगा, अब ऐसा नहीं कि यही मॉलिक्यूल के पास हायर एनर्जी है, जितने भी सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उन सबके पास क्या है, हायर एनर्जी है। तो किधर की ओर भाग रहे होंगे सर, भाग रहे होंगे नीचे। नीचे नीचे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि नीचे क्या है, लोअर एनर्जी है, समझ पा रहे हैं। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर ये ट्रैवल करेंगे। अब उसमें होगा क्या, थोड़ा सा ये फील करते हैं। तो देखो अगर मान लो यहाँ का मॉलिक्यूल है, ये भाग के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल का इसको भी भगा के लेके आया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हायर एनर्जी है। यहाँ पे तो इसको भी भगा के लाया जाएगा, यहाँ पे इसको भी भगा के लाया जाएगा, यहाँ पे इसको भी भगा के लाया जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरफेस के जितने मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं। लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ, है कि नहीं है। अगर ये यहाँ से हटेंगे तो गैप क्रिएट हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे ये भागेंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जब भी हम सरफेस पे रहेंगे, यानी जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेगा वो उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हायर एनर्जी है और वो हमको अनस्टेबल बना रही है। तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल होंगे बेचारे ये सोचेंगे कि एक काम करते हैं ना, हम सरफेस पे कम रहते हैं। दैट मीन्स जो हमारा सरफेस है ना उसको छोटा कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। दैट मीन्स मैं इस पूरे सरफेस को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, तो सरफेस एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये हटेंगे तो इनके जगह पे दूसरा कोई चला जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इन लोगों ने देखा कि अगर मैं सरफेस पे रहूंगा तो हायर एनर्जी रहेगी। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को खत्म करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें अगर अपने आप को स्टेबल रखना है तो अपने सरफेस को ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम सरफेस कम कर देंगे तो क्या होगा, तो सर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हायर नहीं रहेगी, लो हो जाएगी। जैसे अब देखना ध्यान से, अगर सपोज करो ऐसे, ये अगर ऐसे है तो ये सभी मॉलिक्यूल अगर सरफेस के मॉलिक्यूल अगर ऐसे हैं, ऊपर की ओर मैंने एक लेयर बना दी, ये सभी मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो इन सबके पास जो एनर्जी होगी कैसी होगी, हायर होगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा क्या कर लें, अगर थोड़ा सा ये रोटेट करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स यही इसी कहानी को, दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कर दें, समझ पा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इधर साइड से ऐसे हो जाए, यानी ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बगल में था, ये मॉलिक्यूल हट के ऐसे थोड़ा सा क्रॉस हो जाए। या और थोड़ा सा समझाऊँ मैं, तो ये जो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है, ये अपने आप को क्या करेगा, नीचे की ओर लेके आएगा और कुछ इस तरीके से बना देगा शेप। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जा रहा है, दैट मीन्स ये जो सरफेस है वो अपने आप को क्या बना दे रही है, कर्व में कन्वर्ट कर दे रही है, यानी सर्कुलर बना दे रही है। तब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ अंदर चले आएंगे, दैट मीन्स लोअर एनर्जी की ओर भाग आएंगे, हाँ या ना। और कम से कम मॉलिक्यूल कहाँ पे रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। तो जो अनस्टेबल हो रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, अब बहुत कम ही मॉलिक्यूल क्या रह पाएंगे, अनस्टेबल रह पाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही मॉलिक्यूल कहाँ पे हैं, सरफेस पे है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही हो रहा है कि ऊपर मॉलिक्यूल रह रहे हैं तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इस चक्कर में वो अपने आप को कहाँ लेके आना चाह रहे हैं, नीचे लेके आना चाह रहे हैं। दैट मीन्स अपने सरफेस को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। और सरफेस को मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी ही सरफेस टेंशन कहलाती है। समझ पा रहे हैं? सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण वो सरफेस एक टेंडेंसी बनाता है, एक प्रॉपर्टी पैदा करता है कि भैया वो अपने सरफेस को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, यानी अपने सरफेस को
कम से कम करना चाहता है, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेंगे। अभी जस्ट बताया था कि क्या होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल, मतलब 4 से 5 माना जाता है मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जब अपने आप को कम कर लेंगे, यानी अपने आप को सरफेस पे कम रखेंगे, तो कहाँ आएंगे, नीचे ही तो आएंगे। और जब वो नीचे आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कम हो जाएगी तो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो हमेशा जो लिक्विड होता है वो हमेशा यही काम करता है, सरफेस पे अपने सरफेस एरिया को कम करता है। क्यों कम करता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी ये सब खींच के ऐसे नीचे की ओर लेके आएंगे और यहाँ पे क्या बनाना चाहेंगे, सरफेस एरिया को कम करेंगे। अब लिक्विड ने ये सोचा कि यार कि हम अपने आप को किस शेप में रखें कि हमारा सरफेस एरिया बिल्कुल कम रहे। और सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो फिर सीधी सीधी बात है, क्या होगा, एनर्जी भी कम रहेगी, यानी हमारी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, इन दोनों में क्या बोलते हैं, फ़र्क है। यहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, मतलब यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस पे केवल और केवल सरफेस के कांटेक्ट में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मैं इसको यहाँ से भी समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर मैंने हमारे लिक्विड ने अपने आप को किस शेप में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर के शेप में। और अगर हमारे लिक्विड ने अपने आप को सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखना, तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कब है, जब वो स्क्वायर के फॉर्म में है। और सरफेस पे सबसे कम मॉलिक्यूल कहाँ पे है सर, जब वो सर्कुलर शेप में है। देख पा रहे हैं, सर्कुलर शेप में जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो उस कंडीशन में इनके बहुत कम ही मॉलिक्यूल सरफेस एरिया के अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स बहुत कम ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है, सरफेस पे है, और इस कारण यहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, यानी ये वाला शेप ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल माना जाता है, जबकि ये वाला शेप इसके कंपेरिजन में कम स्टेबल है। और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, तो वो होता है स्फीयर का। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए, सपोज करिए कि आपको, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये बॉटल है, 1 लीटर बॉटल है, सपोज कर लेते हैं 1 लीटर का बॉटल है या 2 लीटर का बॉटल है। इसके अंदर पानी है, सपोज करिए 2 लीटर का पानी है। अब 2 लीटर के पानी को आपको रखना है। ठीक है, तो आपके पास 2 चीज़ें, अब आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो क्यूब दिया जाता है, क्यूब के शेप में आपको ये 2 लीटर का पानी रखना है, और एक क्या बोलते हैं, सर्कुलर शेप में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप क्यूब के शेप में रखते हो तो क्यूब के शेप का जो सरफेस एरिया होगा, नीचे वाली जो सतह होगी, या नीचे वाले की मैं बात करूँ, तो क्यूब के शेप का जो होगा सरफेस एरिया वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी उसको अगर हम रखना चाहते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं, और उस पानी से भरे हुए फ्लास्क को या क्यूब को अगर हम कहीं पर रखेंगे तो पूरा एक प्रॉपर जगह चाहिए, हाँ या ना। जबकि अगर हम क्या लेते हैं, एक सर्कुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके अंदर 2 लीटर का पानी डालते हैं, जैसे कि वहाँ पे डाला था, तो इसको रखना हो तो कितना भाग इसका टच रहेगा ज़मीन के अंदर, या कितना भाग ज़मीन से टच हो रहा होगा, बहुत कम भाग। जबकि इसके वाले में क्या होगा, ज़्यादा भाग कांटेक्ट में आएगा। यानी यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, सर्कल का होता है। इसी कारण जो हमारा लिक्विड होता है वो अपने आप को हमेशा किस फॉर्म में रखता है, सर्कुलर फॉर्म में, ताकि सरफेस एरिया उसका क्या रहे, कम रहे। सरफेस एरिया कम रहने से क्या फ़ायदा होगा, उसकी एनर्जी, यानी जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल। और यही टेंडेंसी कि भैया वो अपने आप को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, अपने सरफेस को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, इसी टेंडेंसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ अ property of liquid surface to minimize its surface area. It is a property of liquid surface to minimize its surface area. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल सर। और क्या करते हैं इस सरफेस टेंशन के कारण, लिक्विड
लिक्विड अटेन इट्स शेप इन सर्कुलर, या डायरेक्ट लिख दो लिक्विड अटेन सर्कुलर शेप। ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण ये मिनिमाइज करते हैं सरफेस एरिया। मिनिमाइज करने का मतलब बहुत कम करना चाहते हैं, और बहुत कम करेंगे तो किस शेप में चले जाएंगे, सर्कुलर शेप में चले जाएंगे। तो यही है सरफेस टेंशन। ठीक है। अब चलिए सरफेस टेंशन का की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी कहानी को थोड़ा सा और मतलब कि भैया इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये सब भी जान लेते हैं। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ बातें यहाँ पे देखता हूँ। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम जो मॉलिक्यूल देखे हैं, अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ कि पानी भरा था यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर मैं सरफेस वाले पोर्शन को काट के यहाँ पे लेके आऊँ, सपोज कर ले रहा हूँ कि इसका जो फ्लास्क है वो कैसा है, सर्कुलर है, यानी जो ग्लास है, ग्लास का जो सरफेस है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो सरफेस पे पानी है पूरा चारों ओर, इस पर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहा हूँ। ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल को यदि मैं पकड़ रहा हूँ तो क्या नज़र आएगा आपको, ये नज़र आएगा कि इसको बगल से खींच रहा होगा, इधर से भी खींच रहा होगा, इधर से भी खींचा जा रहा होगा, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। मेनली अगर बात करें इस मॉलिक्यूल के चारों ओर क्या हो रहे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स चारों ओर से इसको क्या किए होंगे, खींचे होंगे। देखिए जब मैं इस तरीके का फिगर बनाऊंगा कई लोगों के माइंड में तुरंत कन्फ्यूजन आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था इसको नीचे की ओर खींचा जा सकता है, अगल बगल खींचा जा सकता है, लेकिन ऊपर नहीं खींचा जा सकता। मैं बोला हूँ क्या, मैंने बोला ना मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मैं इसके टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ। टॉप व्यू पे देखोगे तो ऊपर की ओर फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगल बगल तो फोर्स लग रहा है ना। दैट मीन्स अगल बगल के फोर्स को मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ। अब मैं अगर इस अगल बगल की फोर्सेस को पकड़ूं भी तो थोड़ा सा फील करिएगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल चारों ओर से क्या होगा, ऊपर की ओर खींचा होगा, है कि नहीं है। यानी अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो ये मान लेता हूँ सरफेस पे क्या है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, तो इनको नीचे की ओर स्ट्रेच किया जाएगा। यानी चाहा जाएगा, मतलब ये चाहेगा लिक्विड कि इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, कम किया जाए। यानी जितने ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो सरफेस होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इसलिए वो क्या चाहेगा कि सरफेस को कम करना, रिड्यूस करना। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा चारों ओर से क्या होगा, खींचा होगा। या सीधी सीधी बात करूँ तो ये एकदम खींचा, स्ट्रेस्ड होगा कि नहीं होगा। यानी सरफेस हमारा कैसा होगा, सरफेस हमारा एक्चुअल में अपने आप को मिनिमाइज करने के चक्कर में अब एकदम स्ट्रेस्ड रबड़ की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रेस्ड रबर की तरह बिहेव करेगा। यस और नो, बिल्कुल ठीक, स्ट्रेस्ड रबर की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और मुझे पता है कि ये एकदम कैसा है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो एकदम एज अ मतलब जो सरफेस है हमारी वो कैसी है, अपने आप को मिनिमाइज करने के चक्कर में क्या कर रही है, अपने आप को एकदम मतलब सरफेस जो है इसका एकदम खींचा हुआ है। यानी जो नीचे के लिक्विड है या अगल बगल के लिक्विड है इसको खींच के कहाँ लेके जाना चाहते हैं, सरफेस के लिक्विड को नीचे, तो एकदम खींची हुई है। ठीक है, चलो खींची हुई है तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, अगर आप ये पूरा फील कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं ध्यान से देखूँ तो ये पूरा का पूरा खींचा हुआ सरफेस है। इस सरफेस पे अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो मैं अगर देखूंगा, क्या देखूंगा कि इसके इस साइड भी फोर्स लगा है, इसके इस साइड भी फोर्स लगा, इसके इस साइड भी, 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 इसके इस साइड भी। क्या किया सर आपने? अरे मेनली मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज कर लो ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे और इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगल बगल क्या होंगे, बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, कितने लगेंगे भाई, इधर भी मॉलिक्यूल हैं, इधर भी मॉलिक्यूल है ना। अब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो उस एक मॉलिक्यूल की लाइन पे आपने ड्रॉ की, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, आपने वहीं पे ड्रॉ किए। अब आप देख पाओगे कि इस लाइन यानी इस मॉलिक्यूल के इस साइड भी क्या होंगे, फोर्स लगे होंगे, और इस साइड भी क्या लगे होंगे, क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। और यही फोर्स के कारण, मतलब दोनों साइड के फोर्स के कारण क्या होगा, ये खींचा होगा, एकदम सरफेस कैसा होगा, खींचा होगा। आप लोग देखे होंगे, आई थिंक उसको बोलते हैं हम लोग पंजी जंपिंग, शायद मैं उसको एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि पंजी जंपिंग होता है। तो एक एकदम क्या होती है ना, एक रबड़ की लेयर होती है, उसको ना एकदम खूब टाइटली खींच दिया जाता है
और उसके ऊपर क्या किया जाता है, जंप किया जाता है। तो अब जितना जंप करते हो उतना ही ऊपर जाते हो, दैट मीन्स कूदोगे तो फिर बहुत ऊपर जाओगे। वो पूरा एकदम क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, हल्का सा भी क्या नहीं होता है, वो हल्का सा भी ढीला नहीं होता है, तो एकदम खींचा होता है। वैसे ही हमारे पानी की जो सरफेस है वो भी एकदम क्या होगी, खींची होगी। दैट मीन्स अगर मैं उसके बीच में कहीं भी चीरा मारता हूँ या बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे ये फील होगा कि इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, फोर्स लगा होगा और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा होगा। या थोड़ा और फील करना है तो सपोज कर लो क्या करना है कि तुम्हें ऐसा सर्कुलर पोर्शन लेना है, सर्कुलर लो कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये पूरा का पूरा रबड़ का क्या ले लेना, लेयर ले लेना, ठीक है, रबड़ की लेयर ले लेना ऐसे। और इस रबड़ की लेयर को ना साइड साइड से क्या कर देना, बांध देना, और खूब कस के बांधना, खूब कस के बांधना, खूब कस के, ताकि एकदम क्या हो जाइए, खींच जाए। तो जब ये खींच जाएगा तो आप अगर मान लो सपोज कर लो यहीं से क्या कर रहे हो, अगर आप सपोज कर लो इसको बीच से काट रहे हो, तो बीच से काटोगे तो आपको फील होगा कि यार फोर्स क्या है, इस साइड भी फोर्स लगा हुआ है और इस साइड भी फोर्स लगा हुआ है। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, अलग, धड़ाम से ऐसे अलग हो जाएगा। वहाँ से आपको क्या नजर आएगा कि इस साइड भी फोर्स लगा है और इस साइड भी। तो जब कभी भी कोई स्ट्रेस्ड पोर्शन होता है तो उसके इस साइड यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में क्या होते हैं, फोर्सेस लगे होते हैं और बराबर फोर्सेस लगे होते हैं, जितना इधर उतना ही इधर। ऐसा नहीं है कि इधर कम लगा होगा इधर ज़्यादा। तो ये बात ध्यान देना है कि सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करने के चक्कर में एकदम क्या कर लेता है, अपने आप को स्ट्रेस्ड बना देता है, एकदम फैला देता है, एकदम तना हो जाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ पा रहे हैं ना, टेंशन मतलब एकदम तनाव उत्पन्न हो जाता है सरफेस के अंदर। अब इससे ये हो रहा है कि भैया दोनों साइड, इस लाइन के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या है, फोर्सेस बराबर हो जा रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस लाइन की लेंथ को मान लेता हूँ L, इस लाइन की लेंथ को क्या मान लेता हूँ L, तो मैं ये फील करूँगा कि ये जो मेरा लगने वाला फोर्स है, चाहे मैं इस डायरेक्शन की ले लूँ फोर्स, भाई दोनों डायरेक्शन मतलब इधर भी F लग रहा है इधर भी F लग रहा है, तो मैं किसी एक फोर्स को ले रहा हूँ, चाहे इस वाले को लूँ चाहे इस वाले को लूँ, तो मैं ये देखूँगा कि ये जो मेरा F है वो एक्चुअल में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। मतलब यार जितना मैं लाइन को लंबा करते जाऊंगा उतनी मेरी फोर्स जो है वो बढ़ते जाएगी। यस आर नो, हाँ या ना, यस आर नो, बिल्कुल सर। यानी जितना हम इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते जाएंगे उस लाइन पे, उतना ही ज़्यादा मुझे फोर्स बढ़ता हुआ फील नज़र आएगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल को केवल ले रहा हूँ तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक साइड लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है, सपोज कर लो इस डायरेक्शन में इतना एक फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया तो दो फोर्स लगने लगे इस डायरेक्शन में। मतलब ऐसे फील करो, ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, ऐसे फिर दूसरे मॉलिक्यूल को लिया तो एक फोर्स, इधर दूसरा फोर्स, मतलब यहाँ पे फिर फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स। अब मैं अगर मिलाऊँ क्या हुआ, अगर मैं इतने तक लाइन लेता तो एक ही फोर्स नज़र आता, दो लाइन मतलब यहाँ तक लेता तो दो दो फोर्स नजर आते, यहाँ तक लेता तो तीन तीन फोर्स और यहाँ तक लेता तो चार चार फोर्स। तो जितना मैं लाइन बढ़ाते जाऊँगा, लेंथ बढ़ाते जाऊँगा, उतना ज़्यादा मुझे फोर्स फील होता हुआ नजर आएगा। यानी मेरा F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L चल रहा है, ठीक है। ये कभी हो सकता है, ये कब होगा, तभी होगा जब मैं अपने सरफेस को क्या मानूंगा भैया, स्ट्रेस्ड मानूंगा। पहले ये फील कर लेना ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, बिकॉज ये अपने सरफेस को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, मिनिमाइज करना चाह रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं इतनी बात को पहले हटा दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। ये बना ले लीजिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे अपने सरफेस की, तो इधर भी फोर्स, 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 ठीक है, ठीक, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स। तो इधर F और इसकी लंबाई क्या ले ली मैंने, L। तो मैंने क्या माना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है। अब मैं अगर क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको हटाऊँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसको क्या मैं बोलूँगा, सिग्मा, और F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L। अब मैं अगर सिग्मा को मतलब सिग्मा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, F अपॉन L, F अपॉन L। और ये जो सिग्मा आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका सरफेस टेंशन, यही आपका क्या है, सरफेस टेंशन। इसी को हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ अ फोर्स विच इज एक्ट अपॉन यूनिट लेंथ। यानी यूनिट लेंथ पे, देखिए जब मैं L से डिवाइड कर दे रहा हूँ, अरे यार सिंपल समझो, L लेंथ में लगने वाला फोर्स कितना है, F है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ, अगर वन की बात करूँ, मान लो सपोज कर लो L मीटर है, L मीटर की लंबाई में फोर्स कितना लग रहा है, F न्यूटन लग रहा है। तो 1 मीटर की लंबाई में अगर फोर्स देखना चाहूँगा तो F अपॉन L करूँगा कि नहीं करूँगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये सर है यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स। तो एक्चुअल में मैं बोल सकता हूँ सरफेस टेंशन मतलब यूनिट लेंथ में
यूनिट लेंथ ऑफ दिस सरफेस, या मैं ऐसे लिख देता हूँ यार सीधा, यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स, ठीक है, यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स। और ये यूनिट लेंथ किसकी लेनी है आपको? सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस की यूनिट लेंथ की बात हो रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि सरफेस टेंशन हर जगह पे लग रहा होगा, समझ पा रहे हो? यानी ये जो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स आप डिराइव किए हो, ये एक्चुअल में सब जगह थोड़ी लगेगी। आप अगर बात कर रहे हो कि ये कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है, तो यहाँ पे लगेगा सरफेस टेंशन, यानी यहाँ पे मौजूद होगा सरफेस टेंशन, तो यहाँ भी मौजूद होगा। ऐसा नहीं, केवल और केवल कहाँ पे रहेगा ये? एट द सरफेस। सरफेस टेंशन कहाँ पे होता है? एट द सरफेस। समझ में आया? तो सरफेस टेंशन क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? ये है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ और अगर इसके डायमेंशन की बात करूँ, तो ये भी देख लो, ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो कितना होगा? यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। देखो यार, इसको आप सरफेस टेंशन दिख रहा है ना, तो इसको एस से भी डिनोट करते हैं, टी से भी डिनोट करते हैं और सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैंने इसके पहले भी बताया था, सिग्मा मेनली हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल में आप ये ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा का यूज़ सरफेस टेंशन के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे भी आप उपयोग करोगे। तो एस से भी, टी से भी और सिग्मा से भी, तीनों से आप देखोगे। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट कितनी होगी इसकी? तो वो होगी सर न्यूटन इंटू मीटर -1, न्यूटन इंटू मीटर -1 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसके क्या बोलते हैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन कितना होगा? तो डायमेंशन यहीं से निकाल लो। न्यूटन का मतलब MLT-2 होता है, MLT-2, और इधर क्या है L-1, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा L से L, यानी MT-2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन और यूनिट कितनी होती है सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको सरफेस टेंशन समझ में आ गया तो आपको कई सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने कई सारी बातें की। सबसे पहली बात ये की कि जो मच्छर है वो आखिर पानी के सरफेस पे तैर कैसे पाता है, दैट मीन्स चल कैसे पाता है। तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है? पहले इसको आप इतना सब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताता हूँ मैं। अब देखिएगा, हम सरफेस टेंशन के बारे में ये समझ लिया, अब थोड़ा सा उन बातों को भी समझ लेते हैं कि आखिर मच्छर कैसे उसके ऊपर तैर रहा होता है। तो मेनली हम लोगों ने देखा कि जो सरफेस होती है पानी की वो कैसी होती है? स्ट्रेस्ड होती है। स्ट्रेस्ड मतलब खिंची होती है। अब एक खिंची होने के कारण क्या होता है कि जब इसके ऊपर कोई भी, मतलब बहुत ही छोटा या बहुत ही पतला, या सीधा बोलो यार, हल्का सा कोई भी व्यक्ति मतलब कीटाणु वगैरह बैठता है। जैसे अगर हम मच्छर की बात करें, ये सपोज कर ले रहा हूँ मच्छर है, ये इसके पैर हैं, तो ये जब पानी के ऊपर बैठता है, मेनली पानी के ऊपर बैठता है, तो होता क्या है कि एक्चुअल में पानी एकदम खींचे होने के कारण एक नॉर्मल, चूंकि देखो यार बैठेगा तो सीधी सीधी बात है, इसके ऊपर नीचे की ओर mg लगना स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन पानी चूंकि एकदम खिंचा होने के कारण इसके ऊपर ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? नॉर्मल की उत्पत्ति करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स ये नीचे की ओर इसके ऊपर mg लग रहा है, जिसके कारण ये डूब जाएगा। लेकिन स्ट्रेस्ड होने के कारण, सरफेस टेंशन होने के कारण इसके ऊपर एक नॉर्मल प्रोवाइड होने लगता है। यानी सरफेस टेंशन प्रोवाइड नॉर्मल, ओके। तो सरफेस टेंशन मेनली नॉर्मल प्रोवाइड करने लगता है, और इस नॉर्मल के कारण ही ये जो मच्छर है, ये मॉस्किटो है, वो क्या नहीं होता है? डूबता नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब इसको ऊपर की ओर क्या मिलने लगा? सपोर्ट मिलने लगा। ऐसे ही आप लोग कभी कभी देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे कि कभी कभी छोड़िए, मेनली होता क्या है कि जैसे लोग बर्फ पे स्केटिंग करते हैं, वैसे वैसे पानी के अंदर भी स्केटिंग करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, तो होता क्या है कि बोट स्टीमर वगैरह जो चल रही होती हैं, उसमें पीछे एक व्यक्ति क्या होता है कि वो अपने क्या बोलते हैं, मेनली जैसे स्केटिंग बोर्ड होता है ना, वैसे स्केटिंग बोर्ड पानी के ऊपर एकदम सिंपल, ऐसे बोला जाए तो ऐसे, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, जैसे मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि ऐसे कॉपी के मॉडल का उसके पास स्कैटर होता है, उसके ऊपर वो बैठ जाता है,
पानी के ऊपर जो ही रखेगा 100% वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो गिर जाएगा। लेकिन जब वो स्टीमर, देखिए अब स्टीमर चल रही है, अब वो क्या होता है, ये इसके ऊपर पैर रख लेता है और फिर क्या हो जाता है, पानी के अंदर कूद जाता है। अब स्टीमर चल रही है, उसको पकड़ा हुआ है, उधर से रस्सी, स्टीमर से एक रस्सी आई हुई है, इसको पकड़ा हुआ है और ये पानी के ऊपर क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है, आप देख पाएंगे। तो उसका भी कारण क्या है, सरफेस टेंशन। बिकॉज सरफेस टेंशन क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्मल। हाँ, इतना नॉर्मल नहीं प्रोवाइड करा देगा कि इस mg को हरा देगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेचारा छोटा है, mg भी छोटा है, इसलिए जो नॉर्मल इसने उत्पन्न किया है वो क्या है, इस mg को बैलेंस कर ले रहा है। ऐसा नहीं है कि ये mg हमेशा छोटा रहेगा तो हमेशा नॉर्मल भी काम करेगा, मतलब सब आप उलझा रहे हैं। नहीं, मैं उलझाऊंगा नहीं, सिंपल समझो यार। नॉर्मल जो प्रोवाइड कराता है ये बहुत छोटे के लिए कराता है, यानी स्मॉल नॉर्मल प्रोवाइड कराता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा नॉर्मल ये प्रोवाइड करेगा, यानी आप खड़े हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन है इसलिए आप क्या होंगे, डूबेंगे ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद सरफेस टेंशन आ रहा है तो ये तो नई प्रॉपर्टी है। नहीं, पानी के अंदर तो हमेशा कोई भी पानी है, कोई भी लिक्विड है, उसकी सरफेस पे सरफेस टेंशन होगा ही होगा, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण नॉर्मल अगर मिल रहा था तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाने की जरूरत ही क्या होती। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा सा नॉर्मल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये जो छोटे जीव हैं वो क्या नहीं हो सकते, डूबते नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं डूब रहा है ये समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, जैसे कि और कौन सी बातें कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पेंट वेंट होता है, पेंट का जो ब्रश होता है, तो ब्रश क्या होता है, मेनली ब्रश क्या होता है, पहले जब वो ड्राई रहता है तो क्या होता है, उसके जो ब्रश के अंदर जो हेयर होती है वो क्या होती है, दूर दूर होती है। लेकिन जब ये कब का कंडीशन है, जब ड्राई, अगर मान लो यही ब्रश है अगर, और इसके अंदर जो मतलब हेयर है वो क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है। कब चिपक जाती है, जब ये क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो गीला होने से क्या होता है, गीला होने से ये होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पानी है भैया, है ना, पानी आ जाता है। और पानी क्या चाहता है, अपने सरफेस एरिया को छोटा करना। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को छोटा बनाएगा। आई बात समझ में, तो इसने अपने सरफेस एरिया को क्या कर दिया, छोटा बना दिया। तो एक प्रमुख कारण यहाँ पे ये भी है। ठीक है, क्लियर है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या हो गया, आया, और इस कारण ये जो ब्रश है वो क्या हो गया, आपस में चिपक गया। ऐसे ही जब कभी आप नहा के आते हो, मेनली लड़कियों के अंदर होता है, लड़कियों के अंदर नहीं, सॉरी, लड़कियों के जो बाल होते हैं, लड़कियों के बाल बड़े बड़े होते हैं। तो जब वो नहा के आती हैं, नहाने से पहले अगर देखें तो उनके बाल बिखरे बिखरे रहते हैं, लेकिन जब वो नहा के आती है तो उनके बाल एकदम क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब वो बेचारी चाहे तो झाड़ना, मतलब अगर उसको क्या बोलते हैं, झाड़ने वगैरह, मतलब उसको सही करना चाहे तो जल्दी होते नहीं, क्योंकि बाल एकदम क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो क्यों चिपके होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या है कि भैया जो पानी जो यहीं आएगा, तो पानी यार सीधा, मतलब मैं अभी बता दूंगा, सरफेस टेंशन का भी एक प्रमुख कारण है। सरफेस टेंशन आ क्यों रहा है, तो उसके पास उसका भी एक कारण है। मतलब ये क्या होता है, चिपक जाते हैं। चिपक हो जाने का मतलब मॉलिक्यूल पास रहना चाहते हैं, दूर दूर नहीं। आपको बताया भी गया था कि ये मॉलिक्यूल इसके बगल वाले मॉलिक्यूल को, और ये मॉलिक्यूल इसके बगल वाले मॉलिक्यूल को, मतलब ये बगल वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच रहा होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूल एकदम पास रहना चाहेंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस कारण भी बाल के अंदर भी सेम कहानी होती है। क्या होता है कि जब बाल भीगे रहते हैं तो एकदम चिपक जाते हैं, तो उनको सुखाने के लिए ड्रायर वगैरह का यूज किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। जब सुखा लिया जाता है, पानी खत्म हो जाता है, सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, दैट मीन्स पास रहना बंद कर देते हैं, तो फिर आप बाल जो भी चाहे कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो इन सब का कारण क्या है, सरफेस टेंशन है। और जो सबसे बड़ा कारण कि भैया कोई भी बबल या कोई भी पानी की ड्रॉप आखिर क्या होती है, गोल क्यों होती है, तो उसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में कोई भी पानी की ड्रॉप अपने सरफेस को मिनिमाइज़ करती है, और मिनिमाइज करने के चक्कर में ही वो क्या करती है, अपने को स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कराती है। क्योंकि स्फेरिकल शेप ही वो शेप है, या सर्कुलर शेप ही वो शेप है जिसमें सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि पानी की बूंद या कोई भी है उस स्फेरिकल शेप में क्यों रहता है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सर सरफेस टेंशन का भी आप बता रहे थे कारण क्या है, तो मिलिए यार यहाँ पे एक कारण है, और उस कारण का नाम है एक फोर्स, और उस फोर्स का भी नाम है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ससंजन बल। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है आपको।
लेकिन मैं आपको आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा। तो याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का प्रमुख कारण है कोहेसिव फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जो आप देख रहे थे कि ये मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहा था, यानी यह मॉलिक्यूल था, इसके जस्ट बगल में एक मॉलिक्यूल था, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल था, तो इसको इधर वाला खींच रहा था, इसको इधर वाला खींच रहा था, दैट मीन्स ये भी खींच रहा था, ये भी खींच रहा था। तो इसके खींचने का कारण है, दैट मीन्स या मैं बोलूँ कि ये पास पास रहना चाहते हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं, वही क्या है आपका कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कोहेसिव फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात मैं कर लूँ कि भैया जो सरफेस टेंशन होता है, ये सरफेस टेंशन भी प्रभावित होता है। सरफेस टेंशन भी क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे किससे प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या मैं इसको यार पहले लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन को ज़्यादा इज्जत देनी है, यहाँ पे टेम्परेचर लिख लो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो आपको लग रहा है, यानी ये जो दिखाई दे रहा है कि ये जो बेचारे खींच के अपने पास क्या बोलते हैं, एकदम चिपका के रखे हुए, जो ही टेम्परेचर जाएगा तो ही ये क्या होना स्टार्ट कर देंगे, दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूर दूर होने का मतलब सरफेस टेंशन यानी जो स्ट्रेस्ड कंडीशन बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात और सुन लो, क्या कि अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर उस पानी मतलब जिस पानी के अंदर सरफेस टेंशन पैदा हुआ उसके अंदर डेंसिटी ला दी, मतलब डेंसिटी में चेंज ला दिया। ठीक है, तो डेंसिटी में चेंज लाने से या सीधा सीधा ऐसा डेंसिटी लाया जिसके कारण पानी मतलब पानी के अंदर वो घुल जा रहा है। सर नहीं समझे, अच्छा ठीक है, मेनली समझो यार, तेल और पानी होता है, तेल और पानी की डेंसिटी अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण आप देखते हो तेल और पानी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता है, यानी एक दूसरे में घुल नहीं पाता है। तो इसका एक प्रमुख कारण है कि पानी के अणु या पानी के मॉलिक्यूल और तेल के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के बीच में एक फोर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वो क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे को चिपका नहीं पाते हैं। चिपका नहीं पाने के कारण वो घुलते भी नहीं हैं। ठीक है ना, यानी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं पानी के साथ। उसका कारण ये होता है कि तेल के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और पानी के अंदर भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। लेकिन पानी और तेल को चिपकाने के लिए, देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल को चिपकाने का काम करता है। इसको भी समझ लो, सेम मॉलिक्यूल को चिपकाता है, यानी अगर एक मॉलिक्यूल आपस में चिपका हुआ है तो इसका कारण है कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर ध्यान देना, फ्लूइड के अंदर ये दोनों आएंगे। अगर मान लो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला जो बल होता है, चिपकाने वाला बल या चिपकाने का जो काम करता है वो कौन है, वो है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स इसको बोलते हैं आसंजक बल। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आगे जाके इस पर टाइम देने से बढ़िया यहाँ पे समझाएंगे तो ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो एक्चुअल में कोहेसिव फोर्स के कारण सेम मॉलिक्यूल चिपकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे पानी और तेल चिपक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पानी और तेल के बीच में ये फोर्स नहीं काम कर रहा है, यानी एडहेसिव फोर्स नहीं काम कर रहा है। अगर एडहेसिव फोर्स काम करता तो दोनों के दोनों चिपक जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप अभी आप जस्ट देख पा रहे हो, ये मेरे मार्कर के अंदर इंक है और ये मेरा बोर्ड है, तो मैं मार्कर के से लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये जो इंक है ये बोर्ड पे छप जा रहा है, दैट मीन्स ये जो इंक है इसके साथ चिपक जा रहा है। जबकि आप जानते हो कि इंक के मॉलिक्यूल अलग हैं, इस बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग है, लेकिन ये दोनों क्या कर जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं ना। तो चिपक जा रहे हैं क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लगने लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। समझ पा रहे हैं? तो इसके पास मतलब मेरे मार्कर के इंक और इस बोर्ड के बीच में कौन सा फोर्स है जो चिपका पा रहा है, एडहेसिव फोर्स है। ऐसे ही आप आँख के अंदर काजल लगाते हो तो काजल आपके आंखों के साथ चिपक जाता है। चिपकने का कारण क्या है, उसके अंदर क्या है, एडहेसिव फोर्स है। अगर मान लीजिए एडहेसिव फोर्स कम रहेगा तो वो काजल बह जाएगा, ये भी आप जानते हो। देखिए अगर मान लीजिए कि इस मार्कर के इंक में और इसके बीच में जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स है वो कम है, तो इस कंडीशन में ये चिपकेगा नहीं, ये बह जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही सेम कहानी होती है तेल और पानी के बीच में। तेल और पानी के बीच में एडहेसिव फोर्स नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पानी के ऊपर तेल की लेयर क्या हो जाती है, रुक जाती है, वो अंदर नहीं घुलती है। क्योंकि घुलने का कारण क्या है, चिपकने का कारण क्या है, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स बन ही नहीं पाता है, नहीं बन पाता, इसलिए नहीं चिपकते हैं सब। ऐसे सेम कहानी यहाँ पे है कि भैया अगर मान लो हमने पानी के अंदर किसी ऐसे दूसरे लिक्विड को घोला है, दूसरे लिक्विड को डाला है जो उसके अंदर घुलनशील है, यानी सॉल्युबल लिक्विड का यूज कर दिया।
सॉल्यूबल लिक्विड का यूज किया तो क्या होगा, तो भी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूबल लिक्विड का यूज किया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरी बात अगर डेंसिटी ज़्यादा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा तो भी डेंसिटी के टर्म में सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान देंगे। एंड डेंसिटी ज़्यादा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा, यानी जितना तगड़ा या जितना ज़्यादा डेंस हमारा लिक्विड होगा उसके पास सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 3 बातें आप सरफेस टेंशन के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, और आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी और कांच, पानी में कांच चिपक जाता है, पानी के ऊपर कांच चिपक जाता है, जबकि पारे को अगर हम फेंक दें कांच के ऊपर तो नहीं चिपकेगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि जो अरुई का पत्ता होता है उसके ऊपर हम पानी की ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है, स्लिप कर जाता है। थोड़ा सा भी आप डालोगे ना तो क्या, पहले एक चीज़ ध्यान से समझना, क्या समझना कि जब भी आप डालोगे पानी की ड्रॉप को उस अरुई के पत्ते पे तो एकदम ना गोलाकार बन जाती है, एकदम गोल हो जाती है और क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के पत्ते और पानी की ड्रॉप, सॉरी पानी का पत्ता मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, अरुई के पत्ते और पानी की ड्रॉप के बीच में एडहेसिव फोर्स स्थापित नहीं हो पाता है। अगर एडहेसिव फोर्स नहीं आएगा तो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल तभी चिपकेंगे जब उनके बीच में एडहेसिव फोर्स आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और चूंकि पानी और कांच क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एडहेसिव फोर्स होता है। बाकी हर मॉलिक्यूल अपने आप में चिपका होता है। जैसे पारा किसी से संबंध नहीं रखता है, पारा सिर्फ और सिर्फ अपने मॉलिक्यूल से चिपकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और एडेशन की प्रॉपर्टी कम है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर किसी के रिस्पेक्ट में क्या नहीं हो पाता है, एडहेशन की प्रॉपर्टी कम होती है, इस कारण वो उससे नहीं चिपकते हैं। और किसी के पास एडहेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो कोई भी जो लिक्विड है वो किसी भी से आसानी से जुड़ जाता है। यानी अगर मैं एक बात और भी बोलूँ, वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यार, सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग फिनोमिना होता है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि पानी कांच के साथ चिपक जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ वो चिपक जाए। तो अरुई के पत्ते के साथ क्यों नहीं चिपकता है, तो हर जगह वो नहीं दिखाता है, लेकिन एडहेशन की प्रॉपर्टी पानी के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पारा। ठीक है, आई होप कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। सेम मॉलिक्यूल को चिपकाने का काम कौन करता है, कोहेसिव फोर्स। तो अगर मॉलिक्यूल आपस में केवल चिपकना चाह रहे हैं, दूसरे के में नहीं चिपकना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये समझ लीजिए कि उनके अंदर कोहेजन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अगर वो अपने आप में चिपके ही हैं उसके बाद भी वो दूसरे के पास भी चिपक रहा है, दैट मीन्स उनके पास कोहेजन के साथ साथ एडहेजन भी है। ठीक है ना, एडहेजन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा मैं और आपको फील करा दूं, तो जिनके पास एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, जैसे अगर मैं एक सरफेस ले रहा हूँ, यहाँ पे देखना ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैं पानी की ड्रॉप को रखूँगा तो पानी की ड्रॉप ना कुछ ऐसे हो जाएगी, ये ज़्यादातर क्या हो जाएगी, चिपकने का प्रयास करेगी। समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, चिपक जाएगी। यानी यहाँ पे क्या दिखा रही है, एडहेजन, एडहेजन। ठीक है ना, आसंजकता। जबकि अगर मैं इसी सरफेस पे पारे को रखूँ, ये वाटर है, वाटर ड्रॉप है, जबकि अगर मैं क्या रखूँ यहाँ पे, पारा रखूँ, तो पारा ना एकदम गोल स्फेरिक होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भैया कोहेजन ज़्यादा है। ठीक है ना, कोहेजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडहेजन। तो ये नहीं चिपकेगी, ये अपने अपने सरफेस एरिया को क्या कर लेगी, एकदम कम कर लेगी। इसके पास सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? तो अब एक बात यहाँ से ये भी समझ में आ रही है कि जिस मॉलिक्यूल के पास कोहेजन ज़्यादा है उसका सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे चौथी बात ये भी लिख देना कि भैया सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन। ठीक है ना, वो जो आपको नजर आ रहा था सरफेस टेंशन, उसका कारण क्या था, ये कोहेजन ही था। कोहेसिव फोर्स पानी के अंदर लग रही है और इसी कारण मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करना चाह रहे हैं, पास पास रहना चाह रहे हैं, और उसी के कारण वो क्या है, चिपके हुए हैं और अपने सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा जब कोहेजन ज़्यादा होगा। आई होप कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, तब तक आप इन सबको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको ये लिख दीजिएगा, ये मरकरी है 12। इसके में क्या होता है, कोहेजन ज़्यादा होता है। कोहेजन ज़्यादा होगा तो वाटर ड्रॉप अपने आप के अपने सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाएगी। अगर एडहेजन ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया क्या रखेगी, सॉरी सरफेस एरिया कम करेगी, कोहेजन ज़्यादा होगा तो। और अगर एडहेजन ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया मतलब फैल जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ा देगी।
तो पानी क्या करता है, जब किसी सरफेस से टकराता है तो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, ऐसा नहीं कि वो सरफेस एरिया को क्या कर लेता है, घटा लेता है। सबके साथ नहीं करता है, जैसे अरुई के पत्ते पे मैंने जस्ट बताया, अगर रखोगे तो वहाँ पे अपने आप को फिर से वो पारे के जैसा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडेजन कम है एज कम्पेयर टू कोहेजन। तो हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पानी है तो पानी का इस बॉटल के साथ बड़ा ही प्रेम है, दैट मीन्स इसके साथ एडेजन क्या है, सॉरी हाँ एडेजन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस पानी को अगर मैं इस कॉपी पे रखूँ तो इसके रिस्पेक्ट में भी उतना ही एडेजन दिखाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, इस सबको आप नोट कर लेंगे।